क्लब के आगे प्रभात को बहुत बड़ा फैसला लेना था। उसको कबीर और सत्येंद्र में से एक इंसान को चुनना था। फैसला बहुत मुश्किल था, मगर प्रभात ने अपना फैसला अपने हितों को देखते हुए किया। कबीर ने भी मौके का फायदा उठा लिया और सत्येंद्र को उसकी सही जगह पे भेज दिया। कबीर अपने जबान का बहुत ज्यादा पक्का था। उसने जो सत्येंद्र को वादा किया था वो उसने पूरा किया। सत्येंद्र का मामला निपटने के बाद कबीर बहुत उलझे हुए मन से घर आया था। उसने अपने घर के बाहर मानसी की कार को देखा तो उसका आधा मूड खराब हो गया। कुछ लोग होते हैं हर एक इंसान के जीवन में जिससे वो कभी भी मिलना नहीं चाहते हैं। मानसी भी कबीर के लिए वैसी ही इंसान थी। जितना पूरा सारस्वत परिवार कबीर से नफरत नहीं करता था, उतना अकेले मानसी कबीर को परेशान कर देती थी। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि मानसी और काजल आपस में बात कर रहे हैं। मानसी ने अभी काजल को एक मेकअप किट गिफ्ट किया था। कबीर ने जैसे ही मेकअप किट देखा, उसका दिमाग तुरंत इस बात पे गया कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि मानसी को काजल की याद आ गई। बातों बातों में मानसी ने फिर से कबीर को उल्टा सीधा कहा, मगर कबीर ने काजल को मानसी की सच्चाई बता दी। दरअसल जो मेकअप किट वो लेकर आई थी वो एक्सपायर हो गया था। कबीर ने मानसी को मुंह से जवाब देने की जगह उसके इरादों को ही साफ साफ सामने कर दिया। जैसे ही काजल को इस बात का एहसास हुआ, उसका पूरा चेहरा एकदम से उतर गया। उसको उसकी बहन ने फिर से धोखा देने की कोशिश की थी। जिस कमरे में अभी हंसी गूंज रही थी, वहां अब एकदम से एक सन्नाटे ने जगह ले ली थी। इन सब के बीच मानसी अपना चेहरा छिपाने की नाहक कोशिश कर रही थी, मगर वो भी कहां ऐसे हार मानने वाली थी। जैसे ही कबीर ने उसका असली चेहरा काजल के सामने किया, उसने फिर से एक लंबी कहानी बनानी शुरू कर दी। कबीर ने अपना काम खत्म कर लिया था। अब शायद आज मानसी के लिए कोई और रास्ता नहीं था कि वो कबीर को परेशान कर सके। वो सीधा उठा और एक्सक्यूज मी बोलकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। बहुत से कहानी के बाद जब मानसी को सच में एहसास हुआ कि काजल उसकी बातों को शायद नहीं सुनना चाहती, तो मानसी ने एकदम से इमोशनल ड्यूड वाला अपना पत्ता फेंक दिया। वो चुपके से काजल के बगल में जाकर बैठ गई और उसके हाथ को थामते हुए बोली, दीदी मेरा यकीन करो, मैंने जानकर नहीं किया है। मुझे शोरूम वाले ने बेवकूफ बनाया है। जैसा कि मानसी का प्लान था, कुछ देर समझाने के बाद उसने काजल को यकीन दिला दिया कि ये उसकी गलती नहीं थी। काजल ने भारी मन से मानसी को बोला, बहन मैं जानती हूँ, मगर आपको समझना पड़ेगा, चीजें हर बार वैसी नहीं होती जैसा हम समझते हैं। दीदी आप प्लीज मेरा यकीन करो। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता कि ये किट एक्सपायर हो गया है तो मैं ये लेती ही नहीं। मानसी ने अफसोस जाहिर करते हुए बोला, छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि कैसे आना हुआ तुम्हारा। काजल अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रही थी। मानसी भी समझ चुकी थी कि काजल को उसने सच में अपसेट कर दिया है। अब मेरी बात तो सुनो दी, मानसी ने बोला। जल्दी बताओ मानसी, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं, सो प्लीज। काजल ने अपने हाथ मानसी के हाथ से हटाते हुए बोला, दरअसल काजल के माता पिता अभी घर में नहीं थे और काजल कुछ वक्त अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। दीदी आप तो जानती ही हो कि इन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत कमी चल रही है, तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मानसी ने आखिर में अपने आने का इरादा साफ कर दिया था। पैसों की बात सुनकर कबीर भी अब हॉल में आ गया था। हालांकि उसने मानसी और काजल को टोका नहीं था, मगर उसने उन दोनों को अपनी उपस्थिति बता दी थी। तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए भला? काजल ने आवाज ऊंची करके मानसी से पूछा। एक्चुअली दी, कल दादाजी का बर्थडे है तो मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती हूँ, मानसी ने बहुत आराम से बोला। काजल मानसी के इस स्टेटमेंट से जरा शॉक थी, क्योंकि वो जानती थी कि मानसी के पास उसके पापा के बहुत सारे पैसे हैं। उसको उधार मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। आमतौर पर जब मानसी सारस्वत के बैंक अकाउंट में पैसे होते थे तो उसके पास जो भी मेकअप किट होता था उसकी कीमत 10 लाख से कम नहीं होती थी। जिसके पास इतना पैसा हो, अगर वो पैसे उधार मांगे तो अजीब तो लगेगा ही। काजल ने भी पैसे को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मानसी को हाँ बोले या ना बोले। मानसी भी उम्मीद भरी नजरों से उसी को देख रही थी। आखिर में उसने कबीर को देखा जो मानसी के साइड में खड़ा था। आप उसे किस लिए देख रही दीदी? प्लीज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी, मानसी ने मुस्कुराते हुए काजल से रिक्वेस्ट की। अच्छा कितना चाहिए तुम्हें? काजल ने अधूरे मन से पूछा। 2 लाख, मानसी ने तुरंत कहा। इतने सारे? मैं नहीं। पर मैं कहां से? काजल ने आश्चर्य से कहा। ये सुनकर मानसी भी तुरंत बदल गई। उसने अपना मुंह खोला और शॉप देने वाली थी। मैं करता हूँ काजल, चूंकि आप यहाँ पैसे उधार लेने के लिए हैं तो आपको निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए, कबीर ने चिंता के साथ कहा। तुम करोगे? तुम करोगे? उन दोनों ने एक साथ में पूछा। तुम? माय फुट, क्या तुम दोनों मेरे साथ एक साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो?
तुम इतने छोटे से मामले में मदद नहीं कर रही हो दीदी। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, मानसी ने अपने सीट से उठते हुए कहा। अपने दिल की गहराई से मानसी को विश्वास नहीं था कि कबीर 2 लाख के साथ आ सकता है। मानसी के लिए कबीर 2 कौड़ी का इंसान था। अगर कबीर 2,000 भी ला सकता तो मानसी को इस बात पे भी आश्चर्य ही होता। अभी अभी जब कबीर अपने कमरे से उन दोनों की बात सुन रहा था तो उसने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए थे। अब मौका आ गया था कि कबीर अपने वैल्यू को मानसी को समझाए। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मानसी के सामने लहराते हुए बोला, रिलैक्स, इसे देखो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है। उसके बाद वो काजल की तरफ मुड़ा और बोला, काजल, क्या तुम भूल गई हो क्या हमारे पास अब भी 2 लाख से अधिक हैं? कबीर ने मासूमियत से कहा और काजल पर आंख मारी। काजल को नहीं पता था कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। उसने बस कबीर से मेल खाने के लिए अपना सिर हिलाया। वो वैसे भी इस बात में उस पर ही डिपेंड थी। कबीर के फोन में पैसे देख मानसी का कड़वा चेहरा फिर खिल उठा। वैसे तो कबीर वास्तव में मानसी की प्रशंसा करता था कि अभिनेत्री न होना कितना अफसोस की बात है, मगर इस बार उसने चुपके से अगली बार उसे रुलाने का फैसला किया था। मानसी, हम भी परिवार हैं। भविष्य में आपको मेरे ससुर मिस्टर केशव सारस्वत की प्रशंसा के कुछ शब्द बोलने होंगे, कबीर ने ईमानदारी से भरे चेहरे के साथ कहा। ये सब बातें कबीर मानसी को फंसाने के लिए कर रहा था। अक्सर मानसी इन बातों में फंस भी जाती थी। उसको अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। इस दफा मानसी को कबीर पे कुछ संदेह था। कोई भी इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? हालांकि कबीर को सुनकर उसने अपनी शंका दूर कर दी। बिना देर किए मानसी ने तुरंत उछालते हुए कबीर से बोला, ये पक्का है जीजाजी, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। ये देखते हुए मानसी कितना चिंतित थी, कबीर ने कहा, 1 मिनट रुकिए, पैसा उधार लेना कोई समस्या नहीं, हमें अभी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने, अन्यथा मेरे माता पिता और मुझे समझना मुश्किल होगा। उसने यहाँ आने से पहले सोचा था कि काजल से पैसे ले लेगी और बाद में कभी भी उसको रिटर्न नहीं करेगी। काजल वैसे भी बहुत ज्यादा सीधी थी, तो मानसी को यकीन था कि वो उससे पैसे वापस नहीं मांगेगी। मगर अब उसका सामना कबीर से था। वैसे तो उसका मन नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मगर अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो तुरंत तैयार हो गई। कबीर ने जल्दी से शब्दों की कुछ पंक्तियां लिखी। उसने देखा कि उस पर 8% की ब्याज दर थी। 8% देखते ही मानसी को अजीब महसूस कर रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मानसी ने उसे एक बार और देखने से नहीं रुका, क्योंकि उसने सीधे उसके नाम पर हस्ताक्षर किए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 लाख आपके हुए, कबीर ने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए बोला। अपने हाथों में पैसे के साथ मानसी ने बेकार की बातों में और समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक कड़ी मुस्कान दी, अपने आप को उठाया और चली गई। मानसी को जाता हुआ देख कबीर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे याद आया कि मानसी अपना कुछ सामान भूल रही है। उसने मानसी को पीछे से टोका, जरा रुकिए मैडम। मानसी जो जल्दी में वहां से निकलने वाली थी वो रुक गई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पाया कि कबीर ने उसके लाए हुए मेकअप किट को उठा रखा था। मानसी ने फिर झूठी मुस्कान के साथ उस मेकअप किट को कबीर से ले लिया और शर्मिंदगी वाले मुस्कान के साथ बाहर निकल गई। मानसी के जाने के साथ ही कबीर ने काजल को देखा। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। कबीर ने उससे पूछ लिया, अभी इतने पैसे क्या हम वापस ले पाएंगे? काजल इस वक्त खुद को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर उसको मानसी पे भरोसा भी नहीं था। चिंता मत करो जान, कबीर ने कहा, ये पैसे तो उसके अब्बा भी वापस करेंगे। कबीर नहाने ही वाला था कि उसने अपनी जेब में रखे हुए कुछ पेपर को बाहर निकाल कर रख दिया। जब उसने ध्यान से याद आया कि पेपर कहाँ से आया था, तो उसे याद आया कि मिस्टर जियो ने ही उसे ये पेपर दिया था। खैर, अभी कबीर के पास टाइम नहीं था कि वो इस पेपर को चेक करे। उसने काजल को इन पेपर को संभालने के लिए दे दिया और खुद नहाने चला गया। अचानक नहाते हुए कबीर को याद आया कि उसने अपना टॉवेल बाहर ही छोड़ दिया है। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। उसने तेज आवाज में काजल को बुलाया, जो शायद हॉल में टीवी देख रही थी। जान, मुझे टॉवेल दे देना, कबीर ने जोर से आवाज लगाई। काजल ने भी हाँ में उसको जवाब दिया। काजल ने कुछ भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने आराम से अलमारी से टॉवेल निकाला और कबीर को देने चली गई। काजल जैसे ही बाथरूम के पास आकर टॉवेल अंदर देने गई, कबीर ने चुपके से उसे पीछे से पकड़ लिया। कबीर की इस हरकत से काजल एकदम स्टन हो गई। उसने सच में ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था। वो तो बस टॉवेल देने के लिए आई थी। कबीर के गीले हाथ काजल की कमर पे सांप की तरह लिपट रहे थे। उसने हल्के से कबीर को बोला, जान, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ने के लिए नहीं होती है, कबीर ने हल्के और भारी आवाज में कहा। इतना कहते कहते कबीर ने काजल के गले को चूमना शुरू कर दिया। काजल भी अब मदहोश हो रही थी। अब उसका खुद से कंट्रोल छूट रहा था। बाथरूम में लगा हल्के लाइट वाला बल्ब भी पूरे मूड को रोमांटिक बना रहा था। अब कबीर की पकड़ काजल पे और ज्यादा होती जा रही थी।
कुछ देर की कोशिश के बाद अब काजल ने भी खुद को कबीर को सौंप दिया था। काजल की बढ़ती सिसकियां कबीर के जोश को और ज्यादा बढ़ा रही थी। गले को चूमते हुए अब कबीर ने काजल को अपने सीने से लगाया और उसके कानों को चूमता हुआ उसमें खो गया। वहीं उसके हाथ काजल की पीठ और कमर को लगातार तलाश रहे थे। काजल भी अब कबीर का साथ देते हुए उसके पूरे बदन को अपने होठों से महसूस कर रही थी। आज तो पानी में वो आग लगी थी जो पानी से और बढ़ती है। तभी अचानक से घर में किसी के आने की आवाज आई। ये काजल के मॉम डैड थे। अब कबीर और काजल बाथरूम में फंस गए थे। क्या होगा जब काजल के माता पिता कबीर को इस हाल में देखेंगे? क्या कबीर अब खुद को छुपा पाएगा? काजल अब उनको क्या समझा पाएगी? कबीर ने अब ये मान लिया था कि उसके जीवन में दुश्मनों की कोई कमी नहीं होने वाली है। उसके पुराने जीवन में भी बहुत से लोग थे और अब यहाँ भी ऐसे ही लोगों की कमी नहीं है। मानसी ने जो गिफ्ट काजल को दिया था वो एक्सपायर हो चुका था, यानी कि उसने जानबूझकर काजल को ऐसा गिफ्ट दिया था, लेकिन गिफ्ट देने के पीछे उसका कुछ और ही इरादा था। दरअसल मानसी को अपने दादा के बर्थडे के लिए पैसे चाहिए थे। वो जानती थी कि काजल एक आसान शिकार है, मगर उसकी किस्मत खराब थी। कबीर ने सही समय पर आकर मानसी का सारा खेल बदल दिया। उसने पैसे तो दे दिए, मगर उस लेन देन का एक पेपर प्रूफ भी रख लिया अपने पास। कबीर के लिए यहाँ सोचने वाली बात यह भी थी कि जो लड़की 10 लाख का मेकअप किट इस्तेमाल करती है, आज उसके पास 2 लाख रुपए भी नहीं। काजल भी इस बात से परेशान थी कि मानसी उनको शायद पैसे नहीं लौटाने वाली, मगर बाद में कबीर ने उसको समझाया कि पेपर पे सब कुछ लिखा है। अगर मानसी ने कुछ हरकत की तो बच नहीं पाएगी। उसके बाद जैसे ही कबीर को मौका मिला, उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताने का प्लान बनाया। कबीर ने नहाने के बहाने काजल को बाथरूम में बुलाया और फिर वहां उसके साथ प्यार के इजहार में डूबने लगा। अभी उन दोनों का इश्क शुरू ही हुआ था कि काजल के माता पिता आ गए। काजल को तो एहसास नहीं था, मगर कबीर ने इस बात को महसूस कर लिया कि कोई आया है। जब ये बात काजल को पता लगी तो उसकी हालत खराब हो गई। इश्क में खलल पड़ चुका था। काजल ने जल्दी से खुद को संभाल लिया था। वैसे तो उसका मूड ऑफ हो गया था, मगर अभी उसको बचने के लिए सोचना था। वो डर के मारे अपने हाथ के नाखून को खुद ही काटने लगती है। वहीं कबीर बाथरूम के दरवाजे से अपने सास ससुर को देख रहा था। इससे पहले कि कबीर कुछ कर पाता, उसकी सास यानी कि काजल की माँ तुरंत बाथरूम तक आ गई। वैसे तो उसे पता नहीं था कि कोई अंदर नहा रहा है, मगर बाथरूम के शीशे पर स्टीम देख के वो समझ जाती है कि कोई न कोई अंदर नहा रहा है। काजल की माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक सामने कबीर टॉवेल में अपने शरीर के साथ पोज बना रहा था। एक पल के लिए तो मीरा यानी कि काजल की माँ एकदम से शॉक हो गई कि एक डिलीवरी बॉय की इतनी भयंकर बॉडी कैसे हो सकती है। वहीं कबीर जानकर अपने सास के सामने ऐसे पोज कर रहा था कि मानो वो उनको इम्प्रेस करना चाहता हो। काजल की माँ कबीर के शरीर पर उभरे कट्स को बहुत गौर से देख रही थी। कबीर भी थोड़ा शर्मा रहा था, मगर अभी बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। काजल ठीक उसके पीछे ही छिपी हुई थी। वो अपने मुंह पे हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। वो अच्छे से देख पा रही थी कि उसकी माँ के चेहरे की हवा उड़ी है। इससे पहले कि मीरा कबीर से कुछ पूछती, कबीर ने खुद ही उनसे सवाल कर दिया, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं और देखे ही जा रही? क्या क्या मतलब तुम्हारा? मैं काजल को देख रही थी। काजल की माँ ने उलझते हुए बोला। वो अभी भी हैरान थी कि कबीर इतना अच्छा कैसे देख सकता है। आप तलाश रही हो काजल को और देख रही हो मुझे, कबीर ने अपने आप को मालिश करते हुए कहा। उसके भी सारे लक्षण ऐसे थे कि वो मीरा को इम्प्रेस करना चाहता हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ, मीरा ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि आप सच बोल रही हो, कबीर ने तुरंत पलट के जवाब दिया। काजल अभी भी कबीर के पीछे ही छिपी हुई थी। वो पूरे सिचुएशन का मजा ले रही थी। आज पहली बार उसकी माँ अपने दामाद के जाल में फंस गई थी। इतने में वहां पीछे से केशव सारस्वत भी आ गए। दरअसल काजल के माँ पिता ने काजल के लिए कुछ लाए थे जो वो उसको देना चाहते थे। अब देने के लिए तो काजल का होना जरूरी था, इसलिए पूरे घर में काजल को तलाशा जा रहा था। अरे डार्लिंग, आप यहाँ क्या कर रही हो? बाथरूम के दरवाजे पर केशव प्यार से अपनी पत्नी मीरा को डार्लिंग ही बुलाते थे। कोई नहीं जानता था कि यहाँ मीरा क्या कर रही है, सिवाय काजल और कबीर के। वक्त रहते मीरा ने खुद को संभाल लिया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब केशव मीरा के बहुत पास आ गए थे। जैसे ही मीरा ने सफाई देने की कोशिश की, केशव ने आजू बाजू देखा तो उसको अपनी बाहों में भर लिया। मीरा एकदम से डर गई कि अचानक केशव को क्या हो गया है। मीरा को बाहों में भर के केशव ने धीरे से कहा, कुछ याद आया डार्लिंग? हम अपने हनीमून पे ऐसा ही कुछ किए थे। तुम ऐसे ही मेरी बाहों में थी और मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा था।
मीरा ने शर्माते हुए कहा, केशव जाने दो मुझे, कोई देख लेगा, आखिर बच्चे भी यहीं होंगे। देख लेने दो, मुझे भला किसी का डर है क्या? केशव ने अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा। अरे क्यों बेशर्म वाली हरकत कर रहे हो, जाने दो मुझे, मीरा ने कहा। अरे मैंने पूरा घर देख लिया है, कोई नहीं है सिवा हम दोनों के, डार्लिंग, केशव ने कहा। कोई नहीं का क्या मतलब? अब अपनी उम्र तो देखो। हटो, जाने दो मुझे, मीरा ने कहा। अरे डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो आज भी हम वही खिलाड़ी हैं, केशव ने शरारती अंदाज में बोला। इससे पहले कि कोई और बात होती, कबीर ने बाथरूम के अंदर से आवाज दी, कोई है क्या बाहर? काजल, क्या ये तुम हो? अंदर से बोलते हुए कबीर और काजल हंस भी रहे थे। आज उन दोनों ने भी अपने माँ बाप को रंगे हाथ पकड़ लिया था। कबीर को अंदर से बोलता देख केशव सारस्वत ने तुरंत मीरा को छोड़ दिया। मीरा अपने पति को देख मुस्कुरा रही थी। आज बहुत दिनों बाद उन दोनों ने इस बात को समझा था कि उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है। वक्त रहते बिना कुछ कहे केशव वहां से निकल गया। मीरा ने फिर कड़ी आवाज में कबीर को जल्दी से बाहर निकलने को कहा। केशव और मीरा के हिसाब से काजल अभी भी घर में नहीं थी। मीरा जैसे ही वहां से निकली, काजल ने मौका पाकर खुद को बाथरूम से बाहर निकाल लिया। अगर आज उसके माँ बाप उसको कबीर के साथ ऐसा देख लेते तो क्या होता, ये सोच के ही काजल डर गई थी। केशव अब अपने घर के हॉल में आ गया था, वहीं मीरा अपने रूम में चली गई थी। अभी केशव आकर बैठा ही था कि तभी एक नौकर बाहर से आया और केशव के पास आकर खड़ा हो गया। केशव उसको देख के समझ गया कि बड़े साहब ने बुलाया है। बड़े साहब यानी कि शंभुनाथ सारस्वत। केशव ने उस नौकर को आगे भेज दिया। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। केशव ने आखिर में मीरा को बताया कि पापा ने बुलाया है और वो उनसे मिलने जा रहा है। सारस्वत परिवार का मुख्य द्वार केशव के घर के आगे था। वैसे तो केशव बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मगर उसने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया। केशव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। आज से बहुत साल पहले ठीक ऐसे ही रात को केशव को उसके पुश्तैनी घर से निकाल दिया गया था। इतने साल हो गए मगर केशव आज तक उस बात को अपने अंदर से नहीं मार पाया। कुछ चीजें इंसान को इतने ज्यादा तोड़ देती हैं कि उसको फिर जीवन भर का एक अनचाहा दर्द मिल जाता है। बहुत साल पहले जब केशव अपने बड़े भाई और अपने पिता के साथ जब ऑफिस में बैठा था, ये बात तब की है। अपने काम से शंभुनाथ सारस्वत अपने बड़े लड़के के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच कंपनी के नए प्रोजेक्ट की बागडोर केशव सारस्वत को मिली थी। ये एक ब्रिज का काम था जिसका कॉन्ट्रैक्ट सारस्वत ग्रुप को मिला था। अपने हिसाब से केशव ने इस काम में कोई गलती नहीं की थी, मगर उसकी खराब किस्मत ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ब्रिज अभी आधा ही बना था कि तभी वो टूट गया। वैसे तो केशव ने बहुत सारे इंजीनियर के साथ मिलकर प्लान तैयार किया था, मगर वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बचा पाया। पूरे प्रोजेक्ट के बर्बाद होने के बाद किसी ने भी केशव की बात नहीं सुनी। पुल गिरने के कारण 15 लोगों की जान गई थी। ये कंपनी के ही लोग थे जो साइट पर काम कर रहे थे। इन सब का जिम्मेदार केशव को ही ठहराया गया था। दरअसल बाद में जांच में पता चला था कि खराब मटेरियल के कारण ये सब हुआ था। 2 इंजीनियर ने पैसे बनाने के चक्कर में खराब मटेरियल को पास कर दिया था। केशव को वैसे तो कोई कानूनी सजा नहीं हुई, मगर जो भी हुआ था उसके बाद शंभुनाथ सारस्वत ने केशव को जलील करके अपने घर से बाहर निकाल दिया था। वो दिन था और आज का दिन है। केशव अपने उसी मान सम्मान को वापस पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। हर तरफ मीडिया से लेकर मिनिस्ट्री तक बस यही बात थी कि शंभुनाथ सारस्वत ने पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सालों साल का नाम एक झटके में बर्बाद हो गया। यही सब सोचते सोचते अब केशव अपने पिता के घर आ गया था। उसके पिता सामने वाले कुर्सी पर बैठ के कुछ पेपर पढ़ रहे थे। घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। इससे साफ लग रहा था कि घर में उसके सिवा कोई नहीं है। केशव आते के साथ ही उनके सामने खड़ा हो गया। वैसे तो उन्होंने देख लिया था कि केशव आ गया है, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार के बाद जब शंभुनाथ ने कुछ नहीं कहा तो केशव ने खुद बात करने की पहल कर दी। पिताजी, आपने याद किया था मुझे? हाँ, याद तो किया था। तुम्हें याद है कि मेरा बर्थडे आ रहा है? शंभुनाथ ने बोला। हाँ पापा, मुझे याद है, केशव ने कहा। तो इस बार मेरे बर्थडे का पूरा इंतजाम तुम्हें ही करना है। याद रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शंभुनाथ ने तन के कहा। मगर पिताजी, आपने तो भैया को, केशव अभी बोल ही रहा था कि तभी शंभुनाथ ने उसको रोकते हुए कहा, हाँ जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे बड़े भाई को करना था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि ये तुम करो। लेकिन पापा, ये सब इतना जल्दी? केशव ने भ्रमित होते हुए बोला। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसके बाप ने इस काम के लिए उसको चुना है। अपनी कुर्सी से खड़े होकर शंभुनाथ ने गुस्से में बोला, इतना अगर तुम्हारे समझ में आ जाता तो तुम आज यहाँ नहीं रहते केशव। अपने पिता की इस बात को सुनकर केशव अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया और वहां से निकल गया।
शंभुनाथ ये बात फोन पे भी कर सकते थे, मगर वो अपने बेटे के रिएक्शन को देखना चाहते थे। वो जानते थे कि केशव उनके सामने आने से घबराएगा, मगर इस बार केशव ने डर को दूर कर उनका सामना किया था। शायद अभी उसका काम अच्छा चल रहा था, जो वो हर्षवर्धन के साथ मिलकर कर रहा था। शंभुनाथ ने अपने पत्ते बिछा दिए थे। अब देखना यह था कि खेल क्या हो रहा है। दरअसल अभी सारस्वत परिवार में कुछ ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। शंभुनाथ सारस्वत ने आगे के चैलेंजेस को देखते हुए अपने सारस्वत ग्रुप को एक्सपेंड करने का मन बनाया था, मगर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस नए एक्सपेंशन को कौन लीड करेगा। नए एक्सपेंशन का प्लान बन के तैयार हो गया था। इस प्लान के हिसाब से कंपनी अब कुछ नए सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाना चाहती थी। आखिर क्या चल रहा है शंभुनाथ के मन में? क्या है ये नया एक्सपेंशन प्लान? कौन है जो इस काम को करेगा? क्या कबीर और काजल कुछ अच्छे पलों को एंजॉय कर रहे थे कि तभी काजल के माँ बाप घर पर आ गए। कबीर और काजल की हालत खराब हो गई कि अब क्या किया जाए। तभी कबीर के प्रेजेंस ऑफ माइंड की बदौलत उन दोनों ने खुद को बचा लिया। बाद में केशव सारस्वत को उनके पिता ने कुछ बात करने के लिए बुलाया। वहां जाने पर केशव को पता लगा कि उसके पिता ये चाहते थे कि उनके बर्थडे का इंतजाम इस बार केशव ही करें। केशव को ये सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि घर से निकाले जाने के बाद केशव को घर के किसी भी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। अपने पिता की बात सुनने के बाद केशव जब वहां से निकल गया तो उसका बड़ा भाई प्रणव घर में आ गया था। उसको पता नहीं था कि शंभुनाथ ने अपने पार्टी की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे दी है। वहीं शंभुनाथ अभी भी किसी तरह के प्लान को अच्छे से स्टडी कर रहे थे। जैसे ही प्रणव दरवाजे के अंदर आया, शंभुनाथ ने उसे अपने पास बुलाया। प्रणव के चेहरे से बहुत ज्यादा थकावट नजर आ रही थी, फिर भी वो अपने पिता की बात को टाल नहीं सकता था। तब तक शंभुनाथ ने भी अपने हाथ में रखे फाइल को कंप्लीट कर लिया था। प्रणव जैसे ही उसके पास आया, उसने अपने हाथ की फाइल को उसे सौंपते हुए कहा, ये लो प्रणव, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये हमारे नए काम का लेखा जोखा है। प्रणव ने बहुत सावधानी से फाइल ले ली। शंभुनाथ इंसान को पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था। वो जानता था कि उसके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रणव की शक्ल बता रही थी कि वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो जानता था कि इस वक्त उसके पिताजी कुछ नहीं सुनने वाले हैं। उसके पिता कभी भी जज्बात में आकर फैसला नहीं लेते हैं। वो उदास चेहरे के साथ अपने कमरे में चला गया। जो कुछ भी हो रहा था, इससे एक बात तो साफ थी कि सारस्वत परिवार अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ परिवार में बढ़ते मतभेद थे और दूसरी तरफ लगातार कम होता बिजनेस। परिवार के बढ़ते बोझ के नीचे अब शंभुनाथ दबा दबा महसूस कर रहा था। घर के दूसरे हिस्से में अब कबीर अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहा था। केशव भी अभी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उसे घर के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला था। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। खाना खाते हुए अचानक से कबीर का फोन बजा। काजल को जैसे ही लगा कि कबीर उठने वाला है, उसने अपना हाथ पकड़ के उसको रोक दिया। कबीर भी जानता था कि अभी उसको जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भी कोई विरोध नहीं किया। बाद में जब कबीर ने अपना फोन चेक किया तो उसमें कार्तिकेय का मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि बॉस बहुत अर्जेंट है, प्लीज कॉल मी। कबीर समझ गया कि कोई इमरजेंसी है, तभी कार्तिकेय ने उसके पर्सनल नंबर पे मैसेज किया है। वो एक दफा अपना फोन देख रहा था और दूसरी दफा काजल को देख रहा था। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो बाहर जाकर कार्तिकेय को कॉल करेगा। वो जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने देखा कि कोई आदमी पहले से ही घर के गार्डन में टहल रहा था और किसी से बात कर रहा था। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन आया है। फिर बहुत पास जाकर पता लगा कि ये शंभुनाथ सारस्वती थे, जो अभी अभी बात करते करते गार्डन में आ गए थे। उनको देख के लग रहा था कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। कबीर ने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया कि वो इस समय किससे बात कर रहे हैं, मगर बाद में कबीर ने जब उनके बात करने का लहजा देखा तो उसके दिमाग में शक पैदा होने लगा। शंभुनाथ बार बार किसी आदमी को तलाशने की बात कर रहे थे, जिसे बहुत बड़ा काम करना था। कोई नहीं जानता था कि ये किस आदमी की बात कर रहे हैं और वो उस आदमी से क्या काम करना चाहते हैं। वैसे तो कबीर ने इन 2 सालों में सारस्वत परिवार के अच्छे और बुरे काम को देख लिया था, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे राज थे जिससे कबीर को दूर रखा गया था। इन सब में सबसे बड़ा राज था केशव सारस्वत का बेटा या मीरा सारस्वत का सौतेला बेटा, जिसके बारे में कार्तिकेय ने भी कबीर को कुछ दिनों पहले आगाह किया था।
खैर अभी के हिसाब से कबीर को काजल के भाई से कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आगे की बात सुनने पे कबीर को पता लगा कि शंभुनाथ बहुत ज्यादा दुखी हैं कि उनका परिवार टूट रहा है। प्रणव और केशव की बढ़ती दूरियां और गिरता कारोबार, दोनों ही बातें उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वे अपने जिस दोस्त से बात कर रहे थे वो शायद से दिल्ली में रहता था, क्योंकि शंभुनाथ बार बार दिल्ली का नाम ले रहे थे। कबीर मन ही मन सोचता है कि आखिर कैसे इस परिवार को डूबने से बचाया जा सकता है। अगर वो आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेता है तो भी यहाँ उसका कोई साथ नहीं देगा। वो इस बात को इग्नोर कर देता है और गार्डन में आगे निकल जाता है। आगे जाकर वो कार्तिकेय को कॉल करता है। कार्तिकेय ने तुरंत फोन उठा लिया और बोला, बॉस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हुआ ना कि सत्येंद्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, मगर बॉस आपको कैसे पता लगा? कार्तिकेय ने कबीर से हैरानी में पूछा। भूलो मत कार्तिकेय, मैं कौन हूँ? कबीर ने भारी आवाज में कहा। हाँ मैं जानता हूँ बॉस, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। कार्तिकेय ने सावधानी से कहा। वो जानता था कि कबीर को गुस्सा दिलाना कितना खतरनाक है। देखो कार्तिकेय, अभी सत्येंद्र का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे शक है कि कुछ बड़ा गेम चल रहा है। कबीर ने लापरवाही से कहा। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। हाँ सुनो कार्तिकेय, एक बात का ध्यान रखना कि तुमसे कोई गलती ना हो। अभी ये केस नया है और पुलिस सत्येंद्र को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली है। कबीर ने कार्तिकेय को चिताया। ओके बॉस। अच्छा, क्या आप कल मिल सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। कार्तिकेय ने कबीर से पूछा। कबीर कुछ देर सोचता और फिर कहता है, हाँ ठीक है, मैं आपको कल सुबह टाइम और जगह मैसेज कर दूंगा बॉस। कार्तिकेय ने इतना कह के फोन रख दिया। ये कबीर के ही इंस्ट्रक्शन थे कि फोन पे ज्यादा लंबी बात नहीं करना है। कार्तिकेय का फोन रखने के बाद कबीर अब अलग तरह की सोच में पड़ गया था। वो जानता तो था कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है। जितने भी हमले हो रहे थे और लोग उसको जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा अजीब था। आखिर एक डिलीवरी बॉय से किसी को क्या परेशानी हो सकती? लगातार बढ़ते दुश्मन कबीर के लिए अब परेशानी का सबब हो गए थे। कहां वो अपने परिवार को समय देना चाहता था और कहां उसे दुनिया फिर से उसे अंधेरे में धकेल रही है जिसे वो छोड़ के आ चुका था। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, मगर उस कारण में भी परिवर्तन का अच्छा होना जरूरी है। यहाँ जो कबीर के साथ हो रहा था वो उसके परिवार और उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं था। इससे पहले कि कबीर कुछ और सोचता, उसका मोबाइल फिर से उठ बजा। इस बार ये फोन उसकी पत्नी काजल का था। वो उसको बुला रही थी। मैसेज देखते ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस एक लड़की के लिए वो सारी दुनिया से लड़ सकता था और शायद आज भी वो वही कर रहा था। अपने मुस्कान के साथ ही कबीर अंदर चला गया। अगली सुबह बहुत ही तेज धूप निकली थी। कबीर भी पूरी तरह से तैयार था। अपने घर के सारे काम उसने बहुत जल्दी ही खत्म कर दिए थे। उसके सास ससुर भी आज जल्दी ही बाहर निकल गए थे। काजल को अपने कॉलेज का काम करना था। उसका लास्ट सेमेस्टर आ गया था। इसके लिए उसे खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना था। वो हॉल से सटे ड्राइंग रूम अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा रही थी। जैसे ही कबीर ने उसे बोला कि वो बाहर जा रहा है, उसका दिमाग खराब होने लगा। कहीं न कहीं वो कल के लम्हों को फिर से जीना चाहती थी। कबीर भी उसका मूड देख के इस बात को समझ गया था। कबीर के साथ दुविधा ये थी कि अभी वो जिस काम के लिए जा रहा था उस काम को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर, काजल को समझाकर कबीर वहां से बहुत जल्दी निकल गया। निकलने के साथ उसने कार्तिकेय के मैसेज को भी देख लिया। कार्तिकेय ने उसे लाकर बाजार के पीछे मिलने को बुलाया था। आज संडे भी नहीं था कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो। शायद इसलिए भी कार्तिकेय ने इस एरिया को चूज किया था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद कबीर अपने मुकाम पे आ गया था। लाकर बाजार में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ आसपास की दुकानों पे कबीर ने एक आम आदमी की तरह चाय का लुत्फ उठाया। अब वो अपने ठिकाने के लिए आगे निकल गया था। 2-3 गलियों में से गुजरने के बाद वो अब फाइनली उस दुकान में आ गया था जिस दुकान में कार्तिकेय ने मीटिंग रखी थी। ये एक नॉर्मल दुकान थी। अंदर की दीवार भी अच्छी नहीं थी। जगह जगह दीवार पे पानी की जमावड़ा दिख रहा था। सामने 3 कुर्सी भी लगी थी और कार्तिकेय अपने हाथों में एक फाइल लेकर खड़ा था। कबीर समझ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और कार्तिकेय भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। कबीर के पास आते ही कार्तिकेय ने खुश होकर कहा, वेलकम बॉस। कबीर ने उसका जवाब हेलो से दिया और फिर सीधा मुद्दे पे आ गया। बताओ क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? बॉस, आपके जीवन में तब भी बहुत सारे दुश्मन थे और आज भी बहुत सारे दुश्मन हैं, कार्तिकेय ने बोला। वो तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और आगे भी मेरा यही रिकॉर्ड होने वाला है, कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बॉस, आपका शक सही है। मिस्टर जियो इंटरनेशनल माफिया के लिए काम करता है
वो उनका एजेंट है। कार्तिकेय ने चिंतित होकर कबीर को बताया। इसके बाद उसने कबीर को एक फाइल दी और बोलना जारी रखा। आप पर कोई जानकर हमला नहीं किया गया था। ये सब चाल, मामूली चाल है, आपको परेशान करने के लिए। ये तो मुझे पहले ही शक था, कबीर ने आराम से कहा। कैसे बॉस? मतलब कैसे? कार्तिकेय ने उत्सुक होकर बोला। देखो, जिस दिन मैंने मास्टर जियो के ऑफिस में मारपीट की थी, उस दिन वहां मुझे इस बात के सबूत मिले थे कि मास्टर जियो इंटरनेशनल माफिया का आदमी है। उसके ऑफिस वाले कमरे में भी काले हाथ का निशान बना था, कबीर ने कार्तिकेय को समझाते हुए कहा। ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है बॉस। आप तो जानते ही हैं कि माफिया हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्तिकेय ने अपनी चिंता कबीर के सामने रखी। हम अगर सोचने वाली बात यह है कि मास्टर जियो को हमसे या मुझसे क्या चाहिए, कबीर ने बोला। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कि आखिर इंटरनेशनल माफिया को आप में क्या इंटरेस्ट आ गया। कार्तिकेय ने एक और सवाल कबीर की तरफ फेंक दिया। वक्त के साथ सिचुएशन को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कार्तिकेय। जो समय के साथ नहीं चलता उसके साथ कोई नहीं चलता, कबीर ने कार्तिकेय को कहा। मगर कार्तिकेय उसके जवाब से खुश नहीं था। खैर, वो इस बात को जानता था कि कबीर कभी भी 100% बात नहीं बताता है किसी से भी। आप आज भी नहीं बदले बॉस, आपके उसूल आज भी आपके साथ कायम। इतना कहते कहते कार्तिकेय का फोन बज उठा। उसने कबीर से परमिशन ली और फोन पे बात करने चला गया। ये इस बात का सबूत था कि वो आज भी कबीर को अपना बॉस ही मानता था। वो फोन पे बात कर रहा था कि तभी कबीर ने अपने हाथ की फाइल को खोला। जैसे ही उसने इस फाइल पे पहला नाम पढ़ा, उसके होश उड़ गए। क्या है कबीर के हाथ लगी फाइल में? आखिर किस नाम ने कबीर जैसे काबिल इंसान के होश उड़ा दिए? क्या होगा कबीर का फैसला? सामान्य से दिखने वाले सारस्वत परिवार में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। घर के दोनों बेटों में एक जंग चल रही थी। इस बात की जानकारी अभी कबीर को नहीं थी, मगर रात में जब उसने शंभुनाथ की बातें सुनी तो उसे इस बात का गहराई से अंदाजा लग गया। दूसरी तरफ कार्तिकेय ने कबीर को मास्टर जियो के बारे में बहुत सी बातें बताई। सब बातों से ये साफ था कि इंटरनेशनल माफिया अब कबीर के पीछे पड़ गया था। आखिर इंटरनेशनल लेवल पे कबीर का एक्सपोजर क्यों हो रहा था? कबीर को कार्तिकेय ने एक फाइल भी दी थी जिसमें उसने उस हर इंसान का डिटेल दिया था जिससे मास्टर जियो का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट था। कबीर ने जब इस फाइल को देखा तो उसके होश उड़ गए। वैसे तो उसने अपने चेहरे से ये बात जाहिर नहीं होने दी, मगर वो सच में अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इस फाइल में पहला नाम था नाइट वॉकर का। नाइट वॉकर इंटरनेशनल माफिया का बहुत खास आदमी था। ये आमतौर पे जर्मनी, पोलैंड और रूस के इलाकों में ऑपरेट करता था। नाइट वॉकर से कबीर की पहली मुलाकात बेल्जियम के एक शहर में हुई थी। उस वक्त कबीर एक मिशन के लिए बेल्जियम गया हुआ था और इत्तेफाक से नाइट वॉकर भी वहां आया हुआ था। नाइट वॉकर का मेन काम था नए हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में तस्करी करना और उनके इस्तेमाल को बढ़ाना। इंटरपोल में भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसकी तलाश में इंटरपोल ने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, मगर उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। कबीर को ये बात भी पता थी कि नाइट वॉकर का कॉन्टेक्ट नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जब कबीर उससे मिला था तो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की थी, मगर ये बात नाइट वॉकर के लिए काफी नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे ही कबीर के सारे राज को उसके सामने रख दिया था, जिसे कि वो कौन है और किस काम से आया है। उस इंसान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि कहा यह भी जाता है रूस में जितने पुलिस के आदमी नहीं है उससे ज्यादा अधिक नाइट वॉकर के आदमी हैं। कबीर सारे एक्शन को देखने के बाद इस नतीजे पे आ चुका था कि अगर नाइट वॉकर उसके पीछे पड़ा है तो बात बहुत ज्यादा सीरियस ही होगी। मगर कबीर के लिए दिक्कत ये थी कि उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि किस बात के कारण उसके पीछे पूरा इंटरनेशनल माफिया पड़ा है। इससे पहले कि कबीर कुछ और सोच पाता, कार्तिकेय ने उसको पुकारा। क्या हुआ बॉस, आप कहाँ खो गए? कबीर ने तुरंत अपने आप को नाइट वॉकर से अलग किया और कार्तिकेय को जवाब दिया। कहीं नहीं, बताओ और क्या इन्फॉर्मेशन है? बॉस आप ठीक है ना? आर यू ओके? कार्तिकेय ने चिंता में कबीर से पूछा। कबीर अभी जिस हिसाब से अपनी यादों में खोया हुआ था, ऐसा पहले कभी भी कार्तिकेय ने कबीर को नहीं देखा था। कबीर ने कुछ कहा नहीं, बस एक गिलास पानी मांगा। कार्तिकेय ने फिर तुरंत अपने आदमी से कह के पानी मंगा लिया। पानी पीने के बाद कबीर ने खुद को रिलैक्स किया और अपने हाथ की फाइल को अपने कपड़ों के अंदर छुपा दिया। वहां का माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया था। कबीर शायद से समझ गया था कि उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। कार्तिकेय भी समझ रहा था कबीर ने कुछ ऐसा सेंस किया है जो उसने अभी तक नहीं सोचा है।
मुझे नहीं लगा था कि मामला इतना ज्यादा सीरियस होगा कि बात इस तरह की हो जाएगी, कबीर ने कहा। मैं समझता हूँ बॉस, मगर आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, कार्तिकेय ने कबीर को दिलासा देते हुए कहा। मुझे अपनी परवाह नहीं कार्तिकेय, अब मेरे साथ मेरा परिवार है, मुझे तो कोई छू नहीं सकता है, मगर मेरे परिवार को इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कबीर ने बोला। यकीन नहीं होता कि आप जैसा कोई आदमी भी इस तरह की बात कर सकता है। आप सच में बहुत आगे बढ़ गए हैं बुद्धा, कार्तिकेय ने बहुत शांत भाव से बोला। आगे बढ़ना हमारी नियत ही है कार्तिकेय, मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इस बात को समझ लोगे, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ मगर अभी तो नहीं, खैर आप कहिए अब क्या करना है, कार्तिकेय ने बोला। ज्यादा कुछ नहीं, बस सत्येंद्र पर नजर रखना और कोशिश करो कि नाइट वॉकर के आदमियों पर नजर रहे तुम्हारी, कबीर ने कार्तिकेय को ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कार्तिकेय ने कबीर को आखिर आश्वासन के साथ अलविदा कह दिया। कबीर भी समझता था कि उसका यहाँ रुकना कार्तिकेय के लिए मुसीबत बन सकता है। अगर सच में इंटरनेशनल माफिया उसके पीछे लगा है तो जरूर से उन लोगों की नजर कार्तिकेय पे भी होगी। इस खतरनाक हालत में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत थी। अपने पुराने मिशन से कबीर ने इस बात को अच्छे से समझा था कि इस दुनिया में सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कबीर के वहां से आते ही कार्तिकेय भी अब अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका था। उसको अभी एक आदमी से मिलने जाना था जो शहर के पास वाले पहाड़ों पर रहता था। कबीर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कार्तिकेय को अपना प्लान बनाना था, उसे हर कीमत पे कबीर को बचाना था। उसने अपने संतोष की खातिर कबीर के पीछे दो आदमी लगा दिए थे, ये दोनों साए की तरह उसका पीछा करते थे। कार्तिकेय जैसे ही कुछ आगे बढ़ा था कि तभी उसके फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। नंबर वैसे तो अननोन था, मगर कार्तिकेय इस इंसान को जानता था। उसने कॉन्फिडेंस में फोन उठाते हुए कहा, अभी तो नहीं, मगर बुद्धा को मैं वापस जरूर ले आऊंगा, आप परेशान मत हो, हमारा काम पूरा होगा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम जानते हो कार्तिकेय, ये काम हमारे लिए कितना जरूरी है और इस काम को केवल एक ही आदमी कर सकता है जिसे तुम बॉस कहते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उसे क्या कहता हूँ, काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, कार्तिकेय ने मुस्कुरा के कहा। हथियारों की दुनिया में, हमारी दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों में और बाकी के भाड़े वाले हथियारों में फर्क क्या रह जाएगा, फोन पे बात कर रहे आदमी ने बोला। आप परेशान मत हो, टाइम रहते मैं उनको वापस जरूर से ले आऊंगा, कार्तिकेय ने इतना कहते ही फोन रख दिया। कार्तिकेय वैसे तो जानता था कि जिस काम के लिए उसने अभी सामने वाले को समय दिया है वो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कबीर को हरा सकते हैं मगर बुद्धा को हरा नहीं सकते। दरअसल हत्यारों के समूह को कबीर यानी कि बुद्धा जैसा कोई लीडर कभी मिला ही नहीं था। उसके जाने के बाद से बहुत सारे काम जो पहले आसानी से हो जाते थे अब उनको करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम था। कार्तिकेय भी कुछ कम नहीं था, मगर वो कभी भी बुद्धा की बराबरी नहीं कर पाया था। अब जब कबीर की जरूरत आन पड़ी थी तो उसको वापस बुलाने की कोशिश बहुत तेज हो गई थी। दूसरी तरफ कबीर अपने घर के रास्ते में था। वो जा तो अपने घर रहा था मगर आज उसको एहसास हो रहा था कि उसने अपने परिवार को इस मुसीबत में डाल दिया है। काजल जैसी मासूम लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो गया या उसकी जान चली गई तो कबीर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। एक परिवार नाम के शब्द ने कबीर को कितना कमजोर कर दिया था इसका अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर कबीर भी कहाँ हार मानने वाला था। इंटरनेशनल माफिया के नियम बहुत ज्यादा अलग होते हैं, अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। ये वही संगठन था जिसने बहुत सारे देशों में जाकर वहां के लोकल मार्केट में बढ़ रहे लोकल गैंग्स को आउटसोर्स किया और देखते ही देखते वहां के नॉर्मल क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम में बदल दिया। इनके काम करने का भी स्टाइल बहुत ज्यादा अलग है। ये लोग किसी भी रूल को नहीं मानते हैं, जिस भी काम में जिस तरह भी प्रॉफिट मिले ये लोग उस काम को कर देते हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि इनके काम से किसी को क्या नुकसान हो रहा है। कबीर को बहुत जल्दी कुछ करना था, उसके पास अभी बस एक ही लिंक था जिससे कि उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है और ये लिंक था मास्टर जियो। वैसे तो आखिर की लड़ाई के बाद मास्टर जियो अब कबीर का दोस्त था, मगर वो दोस्त कितना लॉयल है ये कोई नहीं जानता था। इसके अलावा अगर कबीर मास्टर जियो से कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसको भी जान से मार दिया जाए। हर तरफ से सोचने के बाद भी कबीर के कुछ हाथ नहीं लग रहा था। कबीर अब सोच सोच के इतना परेशान हो गया था कि उसने घर जाते हुए ये भी नहीं महसूस किया कि उसका घर बहुत पीछे छूट गया है। उसे जब ये ध्यान आया कि उसका घर पीछे छूट गया है तो उसने फिर सोचा कि कुछ देर किसी पार्क में बैठ के पहले खुद को शांत कर लिया जाए।
आखिर एक शांत मन के साथ ही किसी समस्या को ठीक से समझा जा सकता है। जहां कबीर की गाड़ी खड़ी थी वहीं पास में ही एक पार्क था। उसने अपने आप को बिना किए आराम से पार्क में जाकर बैठ गया। उसका मन बार बार इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा था कि माफिया उसके पीछे पड़े हैं, मगर जितने सबूत मिल रहे थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कबीर का दिमाग अभी गलत था। कबीर ने सोचा कि वो उस फाइल को और पढ़े जिसमें उसे अभी नाइट वॉकर का नाम मिला था, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस फाइल को दोबारा देख सके। कबीर की बेबसी अभी केवल वही जानता था। उसका दुश्मन उसके सामने था, मगर वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। वो ये अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि उसके परिवार पे खतरा है, लेकिन वो उस खतरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में कबीर पार्क के नरम घास पे लेट गया। अब उसके दिमाग को आराम चाहिए था। दरअसल वो अपने गुरु को याद करने की कोशिश कर रहा था। कबीर जब भी बहुत ज्यादा मुसीबत में गिर जाता, वो अपने गुरु को याद करता, जिससे उसने अपने जीवन के हर एक अंदाज को सीखा था। आज वाकई में कबीर जिस तरह के अंधेरे में गिर गया था, उसे अपने ज्ञान की जरूरत थी। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद कबीर ने एक रास्ता निकाल लिया। उसने पहले तो काजल को सिक्योर रखने का प्लान बनाया और बाद में अपने दुश्मन से निपटने का। सबसे अहम बात यह भी थी कि कबीर को इस बात का भी पता लगाना था कि काजल का कौन सा भाई है जो अब फ्रांस में रहता है। 2 साल हो गए कबीर को इस परिवार में, मगर उसने कभी भी काजल के भाई का नाम नहीं सुना था। यहाँ तक किसी भी प्रॉपर्टी पेपर में, किसी भी फोटो में, किसी भी रिश्तेदार के मुंह से कबीर ने कभी भी उस इंसान का नाम नहीं सुना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इस तरह का इंसान भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, काजल ने भी कभी कबीर को इस तरह के भाई के बारे में कभी नहीं बताया था। कबीर यह भी सोचता है कि हो सकता है कार्तिकेय की इन्फॉर्मेशन गलत हो, मास्टर जियो ने जानबूझकर उसको गलत लीड दी हो। कबीर की सोच बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी। सुनहरी धूप के नीचे लेट के कबीर की आंखें लगने लगी थी। शायद भरे दिमाग से छूट कर पाने का ये सबसे अच्छा तरीका था। कबीर ने बहुत अच्छी तरह से मौके का फायदा उठाते हुए एक झपकी ले ली। वो और आराम के भाव में आता कि तभी उसका फोन बज उठा। बहुत आलस के साथ उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उसने अभी तक देखा नहीं था कि किसका फोन है। हेलो कबीर, आप जल्दी से घर पे आ जाओ, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। ये फोन और आवाज दोनों ही काजल की थी। इस बात को सुनते ही कबीर की पूरी नींद गायब हो गई। उठ के बैठते हुए बोला, हेलो काजल, क्या बात है, जल्दी बताओ। बस आप जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना है। काजल ने फोन पे इतना कहा और फोन काट दिया। क्या होगा आगे? कौन है जो कबीर के पीछे पड़ा हुआ है? कार्तिकीय ने बहुत अच्छे से कबीर को एक सीक्रेट जगह बुलाया था। यहीं पर उसने अपनी मीटिंग रखी थी। मीटिंग के दौरान कबीर को अचानक पता लगा कि मास्टर जियो जो है वो नाइट वॉकर का आदमी है। इस नाम का क्या असर था वो कबीर के चेहरे से जाहिर हो रहा था। नाइट वॉकर पहले भी कबीर से मिल चुका था। पहले कबीर को कोई डर नहीं था क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, मगर अब उसके पीछे उसका परिवार था। ये सोचकर ही कबीर बहुत ज्यादा डर गया था। अपने आप को संभालते हुए कबीर उस मीटिंग को पूरा करके वहां से निकल गया। उसके जाते ही कार्तिकेय को कॉल आया। इस कॉल पे जो आदमी था उसने कार्तिकेय को आगाह किया कि अगर कबीर वापस नहीं आया तो उनको कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ कबीर अपना दिमाग इस बात पे लगा रहा था कि इस नाइट वॉकर से कैसे अपने परिवार को बचाया जाए। इन सबके बीच ही कबीर को काजल का कॉल आया कि कुछ गड़बड़ हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। वैसे तो कबीर भगवान को नहीं मानता था, मगर घर के रास्ते पे जाते हुए वो बस एक कामना कर रहा था कि उसके घर पे सब ठीक हो। यही नहीं, उसने कार्तिकेय को भी मैसेज कर दिया कि उसके घर पे हमला हो गया है, जल्दी से कुछ अच्छे शूटर्स को सारस्वत विला में भेज दे। कबीर की हालत ऐसी थी कि उसने आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में पूरा कर लिया। घर के बाहर आकर उसने गाड़ी पार्क कर दी और भागते हुए अंदर आया। अंदर आते ही उसने पूरे घर में सबको देखा, घर में कोई नहीं था। एक और बात, कबीर को अजीब लगा कि कोई भी दरबान गेट पे नहीं था। यही नहीं, पूरे घर में भी बहुत अलग तरह की खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी की मौत हुई हो। कबीर इस तरह की शांति से बहुत पहले ही परिचित था। उसने अपने जीवन में बहुत बार इस मौत के सन्नाटे को देखा था। पहले तो वो सोफे पे अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ आज खत्म हो गया। तभी उसकी फोन की घंटी बजी। ये फिर से काजल का कॉल था। कबीर ने जब देखा कि काजल का कॉल है तो उसने राहत की सांस ली। उसने फोन उठाते हुए तुरंत उससे बोला, काजल क्या तुम ठीक हो? काजल ने गुस्से में बोला, आप कहाँ हैं? आपको मैंने कब का बुलाया है? अरे मैं तो घर पे हूँ, तुम लोग कहाँ हो? पूरा घर खाली लग रहा है, कबीर ने शिकायत की।
हम लोग बड़े पापा के घर पे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। इतना कहते ही काजल ने फोन रख दिया। बिना देर किए कबीर दौड़ते हुए मेन सारस्वत विला में चला गया। वहां वो जैसे ही गया उसने देखा कि काजल की माँ और मानसी की माँ एक दूसरे को पकड़ कर रो रही थी। वहीं काजल और मानसी एक कोने में खड़े होकर अलग अलग किसी चीज की तलाशी ले रही थी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या देखा जा रहा है। इसके ठीक बाद कबीर के पीछे से प्रणव सारस्वत आया। वो शायद से पुलिस से बात कर रहा था। सिर्फ बात ही नहीं, वो पुलिस को धमकी भी दे रहा था, जैसे कि अगर आप लोगों ने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो मैं आप लोगों को चैन से इस शहर में रहने नहीं दूंगा। आप लोग लेट मत करिए। आप लोगों को अगर कोई भी लीड मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। हाँ हाँ, सही रहेगा, ऐसा करना। कबीर बहुत ज्यादा गौर से प्रणव की बातें सुन रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि कुछ क्लू मिल सके, मगर प्रणव के बात को सुनने के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ प्रणव अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, आप लोग बस अपनी कोशिश करिए और मुझे रिजल्ट दीजिए। स्पेशल फोर्स को लगाने के लिए अगर आपको मंत्री जी की परमिशन चाहिए तो आप लोग जल्द से जल्द मुझे बता दीजिएगा। क्या? हाँ हाँ, आपने ठीक सुना, मैं मंत्री जी से बात कर लूंगा। कबीर को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ किस बात का मातम मनाया जा रहा था। हर तरफ बस रोना और धमकाना लगा था। वहां कोई नौकर भी नहीं दिख रहा था कि कबीर उससे कुछ पूछे। तब उसने आखिर में काजल को देखा। वो धीरे से काजल की तरफ चला गया। काजल इस वक्त किसी तरह का डायरी सर्च कर रही थी। जैसे ही कबीर उसके पास गया उसने काजल खुद को रोने से नहीं रोक पाई। कबीर सबके सामने उसको गले तो नहीं लगा सकता था, मगर फिर भी उसने उसको कंधे से पकड़ के दिलासा दिया। उसके बाद उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ है, बात क्या है? काजल ने उसको रोते हुए कहा, रात से दादाजी गायब है। क्या बात कर रही हो? अभी रात को ही मैंने उनको गार्डन में देखा था। कबीर ने काजल को अचरज से पूछा। उसको काजल की बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, यहाँ सुबह से कोहराम मचा हुआ है। काजल ने रोते हुए कहा। आखिर ये कैसे हुआ और कब? कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। वो जब रात को नौकर दादाजी के लिए पानी रखने गया तो उसने ही बड़े पापा को आकर बताया कि दादाजी अपने रूम में नहीं है। काजल ने कबीर को बताया। कबीर काजल की बात सुनकर सोच में पड़ गया। ये क्या हो रहा है? शंभुनाथ सारस्वत कोई आम आदमी नहीं थे। उनका किडनैप होना यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा मसला था। घर वाले भी इस खबर को दबाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। काजल की सारी बात को एनालाइज करने के बाद कबीर ठंडे दिमाग से सोचता है कि आखिर किस तरह कोई आदमी रातों रात गायब हो सकता है। वैसे तो उसने भी बहुत सारे किडनैप केस किए थे, मगर अभी की सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग थी। काजल को मानसी के पास में छोड़ के कबीर अब प्रणव के पास गया। प्रणव ने बहुत देर तक कबीर को इग्नोर किया था। अब कबीर किसी भी हाल में उसे बात करना चाहता था। कबीर ने एक दो बार आवाज भी लगाई, बड़े पापा, बड़े पापा। प्रणव ने पहले तो सुनकर इग्नोर कर दिया, मगर फिर अचानक से बोला, मैं तुम जैसे फटीचर के लिए सिर्फ सर हूं, समझे? औकात में रहो। इतना कह के प्रणव दोबारा से खुद के फोन पर लग गया। वैसे तो अब कबीर का दिमाग खराब हो रहा था, मगर उसने मौका देखते हुए कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास एक ऐसा राज है जो शायद अभी कोई नहीं जानता है। कुछ देर बाद कबीर ने बदतमीज की तरह प्रणव के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार चाहकर भी प्रणव कुछ नहीं कर सका। कबीर ने थोड़े कड़े अंदाज में उनसे पूछा, आप लोग कैसे इस बात के तर्क पे आए कि दादाजी का किडनैप हुआ है सर? प्रणव ने कबीर से नजर चुराते हुए कहा, उनके कमरे में एक लेटर मिला है जिससे ये साफ है कि उनका किडनैप किया गया है। क्या मैं वो लेटर देख सकता हूँ? कबीर ने तुरंत कहा, नहीं, वो लेटर मैं तुमको नहीं दिखा सकता हूँ। प्रणव ने बोला, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानता हूँ कि किसी को कोई लेटर नहीं मिला है। कबीर ने प्रणय से क्रॉस क्वेश्चन किया। अच्छा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? प्रणव ने जवाब की जगह एक और सवाल कबीर पे दाग दिया, क्योंकि आप जब अभी पुलिस को डिटेल दे रहे थे तब मैंने उसमें कहीं भी लेटर की बात नहीं सुनी। कबीर ने गुस्से में बोला। प्रणव के झूठ से कबीर अब और ज्यादा परेशान होने लगा था। इतना कुछ हो गया था और आज भी सारस्वत परिवार कबीर को नीचा दिखाने में लगा था। प्रणव अभी सच में नहीं चाहता था कि कबीर इस केस में इन्वॉल्व हो। कबीर समझ गया कि इस आदमी से कुछ पूछ के मतलब नहीं है। उसने तुरंत एक लंबी दौड़ लगाई और शंभुनाथ के कमरे में चला गया। उनका कमरा स्टेयरकेस के बगल में ही था। कमरे के अंदर आते ही कबीर के नाक में एक अजीब सी बदबू आई। कबीर समझ तो रहा था कि किस तरह की खुशबू है, मगर अभी तुरंत उसके दिमाग में ये आ नहीं रहा था कि किस चीज की खुशबू है। बहुत ध्यान से देखने पर कबीर ने यह पाया कि दादाजी को यानी कि शंभुनाथ को उनके बाथरूम के पास से उठाया गया है। कमरे में साफ तौर से उनको घसीटने के निशान थे। वैसे तो ये निशान किसी को नंगे आंखों से नहीं दिख सकते थे, मगर रोशनी के खास एंगल पे इस निशान को देखा जा सकता था।
कमरे में सफेद टाइल्स ने कबीर का काम और ज्यादा आसान कर दिया था। अब कबीर और ज्यादा सबूत की तलाश में बाथरूम के करीब चला गया। यहाँ आने पर कबीर का सर अचानक से भारी होने लगा। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए अपना रुमाल बाहर निकाल के अपने नाक पे रख लिया। वो समझ गया कि दादाजी के बाथरूम में ही कुछ सबूत मिल सकता है। वो अब अपने रुमाल के सहारे वहां से अंदर आ गया। फ्लैश टैंक के पास कबीर को वो खुशबू और ज्यादा आ रही थी। अब ये इतनी थी कि रुमाल के साथ भी इसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कबीर ने देर ना करते हुए तुरंत उस बाथरूम के फ्लैश टैंक में देखा। अंदर एक बोतल में बहुत अजीब तरीके का केमिकल लगा हुआ था। केमिकल को देखते ही कबीर सारा खेल समझ गया। उस केमिकल की बोतल को इस तरह से लगाया गया था कि हर फ्लैश के साथ उस बोतल का केमिकल हवा में फैल जाता और बाथरूम इस्तेमाल करने वाले को बेहोश कर देता। शंभुनाथ भी इस तरह के खेल में गायब हो गए थे। इसके बाद कबीर ने पूरे कमरे की जांच की, मगर अब उसे वो कुछ नहीं मिला। कबीर अपनी तलाश को जारी रख पाता कि तभी वहां प्रणव आ गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तुम मेरे पिता के कमरे के साथ क्या कर रहे हो? प्रणव ने पूछा। वही जो आप लोग नहीं करना चाहते। कबीर ने प्रणव को उल्टा जवाब दिया। बनो मत, तुम क्या यहाँ पैसे चुराने आए हो? यार कुछ तो शर्म करो, प्रणव ने कबीर पे इल्जाम लगाते हुए कहा। सर बन तो आप रहे हैं दादाजी, रात से गायब हैं, मगर हमें कब बताया जाता है? दोपहर को। यहाँ कमरे को साफ देख के लग रहा है कि यहाँ के सबूत साफ किए गए हैं। किसी भी सामान पे फिंगरप्रिंट नहीं है। पूरा प्लान करके गायब हुए हैं शंभुनाथ सरस्वत, कबीर ने प्रणव को तोलते हुए कहा। बात इससे पहले कि आगे बढ़ती वहां पुलिस आ गई। प्रणव के छोटे भाई केशव ने अपने साथ पुलिस को बुलाया था, मगर यह पुलिस भी नॉर्मल ड्रेस में आई थी। ये इसलिए कि कोई भी इस बात को न जान सके कि यहाँ क्या हुआ है। अभी के लिए सबसे बड़ा खतरा था मीडिया। अगर इस केस को मीडिया कवर करती तो हो सकता था कि सारस्वत परिवार के मालिक की मौत हो जाए। केशव ने आते वक्त कबीर की बात सुननी थी। कमरे के बाहर निकलते ही केशव ने कबीर को एक जोर का तमाचा मारा। कबीर ने इस तमाचे की उम्मीद नहीं की थी, मगर उसे पता था कि तमाचा क्यों मारा गया। जैसे ही कबीर को तमाचा पड़ा, प्रणव ने खुश होकर कहा, मिल गया सब सबूत कि क्या हुआ है और कैसे। कबीर ने हंसी के साथ इस तमाचे को बर्दाश्त कर लिया। इतनी देर में वहां परिवार के और भी लोग आ गए। कबीर को इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही सब लोग आए, उसने ताली बजाते हुए कहा, सब दुनिया जानती है कि शंभुनाथ इस बात से परेशान थे कि उनके बेटे आपस में लड़ते रहते। गायब होने के पहले भी रात को वो यही सब बात कर रहे थे। मैं उनकी मदद करना चाहता था, मगर मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इतना कह के कबीर दोनों भाइयों की तरफ आया और बोला, मिस्टर प्रणव और मिस्टर केशव, अगर मुझे पता लगा कि तुम दोनों में से किसी ने ये नेक काम किया है तो याद रखना, उसके लिए कोई दवा और दुआ काम नहीं आएगी। इतना कह के कबीर वहां से निकल गया। आखिर क्या मकसद था शंभुनाथ के किडनैपिंग के पीछे? किसने रचा है